आप देख रहे हैं मुकाबला और अब हम चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उठापटक मची हुई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। राजीव पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से, ब्रजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी से, संजय गुप्ता जी शिवसेना से और मोनीश भल्ला जी पूर्व एनसीपी के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत में करूं ब्रजमोहन जी आप ही से। ये जिस तरीके से एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं, नवाब मलिक साहब कह रहे हैं कि केंद्र सरकार बदले की कार्रवाई से सब कुछ कर रही है। आपके एक पूर्व मंत्री को ऑलरेडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट 6 दिनों की अपनी हिरासत में रखे हुए, उसके बाद पवार साहब के ऊपर भी मामला बन रहा है और एक के बाद एक मामले हो रहे हैं। बदले की कार्रवाई कहां दिख रही है? तो केंद्रीय कार्रवाई है ना अजय जी। एक्चुअली जब हम लोग ये बात कहते हैं तो इसके पीछे बहुत पुख्ता आधार है हम लोगों के पास। आप देखिए कि पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। एक भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की ओर इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, एनआईए किसी या एनसीबी ने निगाह उठा के देखने की भी हिम्मत नहीं की है। जिस केंद्रीय मंत्रिमंडल में 42% मंत्री अपराधी प्रवृत्ति के हों, जिनके बारे में रिकॉर्ड है, क्या आपको ऐसा लगता है कि उनकी तरफ नहीं देखा जाना चाहिए? तो ये जो आरोप हमारा लगता है उसके पीछे मूल कारण यही है कि जिस दिन से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की इच्छा के विरुद्ध जाकर वहां हमारी सरकार बनी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत तकलीफ है इस बात को लेकर कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। और उसी दिन से आप देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, ये तो एक राजनीतिक बयान है, ये एक राजनीतिक बयान है। रैलियों में शायद आप कहें तो समझ में आता है, लेकिन जो तथ्य हैं उसके आधार पर देखिए, पूर्व गृह मंत्री भाग गए, 5 समन के बाद वो अपने आप को सामने प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हिरासत में लेती है और उसके बाद हिरासत में जो लिया जाता है ये पूरे तथ्यों पर आधारित है, मामला कोर्ट के तहत है। जी बताइए भाई। आप ये तो मानेंगे कि आदरणीय अनिल देशमुख साहब के खिलाफ जो कार्रवाई चली वो कानून के तहत चली है? ये तो मानेंगे आप कि नहीं? जी अभी तक तो मान ही रहे, मानेंगे। तो आप ये भी देखिए कि उसी कानून में उनको ये भी प्रावधान है कि वो अपनी बात कहने के लिए कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। जब ईडी ने उनको नोटिस दिया तो उसी एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि वो जाकर कह सके कि मैं पेश नहीं होना चाहता। उसी के अंतर्गत उन्होंने, लेकिन 5 समन के बाद वो अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। ये 5 समन के बाद कौन करेगा? नहीं वही तो ये तय, मैं कोई तय करने वाला नहीं हूं, ये तो ऑप्टिक्स की बात है। ये कानून, अब आप इसको कहते हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स है, तो ये बात जरा गले के नीचे उतरती नहीं। राजनीतिक मंच से बिल्कुल सही है। नहीं अजय जी, फिर आप देखिएगा कि उसमें ये प्रोविजन है कि आदमी अपनी एप्लीकेशन लगाकर, कोई उनका सिविल राइट खत्म नहीं हो गया था, सिविल राइट के तहत वो लगातार एप्लीकेशन लगा रहे थे। फ्राइडे को हाईकोर्ट ने उनकी जब एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया वो तत्काल पेश हो गए ईडी के सामने। उसके पहले का भी तो बताइए ना। चलिए अच्छा, उसके बाद ये बताइए, पवार साहब के ऊपर 1000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति अटैच होने का, इनकम टैक्स का, थोड़ा आप ये पवार साहब को थोड़ा क्लियर कर दीजिए। जब पवार साहब आप बोलते हो तो इस देश में पवार साहब के रूप में जाने, चलिए मैं अजीत पवार कह रहा हूं जी, अजीत पवार जी बोलिए जी, ठीक है ना। तो उसमें नोटिस आया तो उसमें ईडी ने उनको टाइम भी दिया है 90 दिन का कि आप ये सिद्ध करिए कि आपने जो प्रॉपर्टी परचेज की है ये बेनामी है, अगर और आपने अगर रिसोर्सेज से, अपने लीगल रिसोर्सेज से परचेज किया है तो आप पेश करिए। तो अभी जब उनको टाइम दिया है तो फिर इसमें अब आइए इसी पर कि ऑप्टिक्स क्या कहता है। आपके 2 बड़े नेता, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बड़े ओहदों पर बैठे हुए मंत्री लोग हैं और उनके ऊपर जब इस तरह की कार्रवाई होती है और जो कि कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई का आप जवाब दे रहे हैं, तो फिर वेंडेटा पॉलिटिक्स कहां से है? इसका तो कोई आधार नहीं दिख रहा ना। मैंने आपसे कहा तो 7 साल में भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता के ऊपर एक नोटिस तक नहीं गया है। आप मुझे बता दीजिए कि इस नेता को इनकम टैक्स का नोटिस, तो आपकी सरकार है ना महाराष्ट्र में, आप क्यों नहीं कुछ निकालते? भाई आपकी सरकार तो है, 2 साल से है। इनकम टैक्स क्या, बाकी राज्य में गड़बड़ी कुछ तो निकालिए, कहीं पर तो निकालिए। अब जब राज्य में गड़बड़ी निकाली तो आप देखिए कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के सारा नेता खड़े हो गए हैं उस समीर वानखेड़े जी के पीछे, इस प्रकार से सिद्ध करने के लिए जैसे कि सबसे वो ईमानदार अधिकारी हैं। मतलब जो लोग उन्हें नहीं जानते वो भी पानी पी पी के ये सिद्ध कर रहे हैं कि साहब उनसे ज्यादा ईमानदार आदमी तो इस दुनिया में अभी तक कोई हुआ। चलिए आपने बड़ा अच्छा हुआ कि वानखेड़े साहब का जिक्र कर दिया। वानखेड़े साहब के साथ अब नवाब मलिक साहब को कैसे पता कि जो जूते पहनते हैं वो 2 लाख के हैं, वो जो शर्ट पहनते हैं वो 50,000 रुपए के हैं, वो जो ट्राउजर पहनते हैं वो 30,000 रुपए के हैं? इस तरह की डिटेल्स कहां से निकाल के ला रहे हैं मंत्री जी? अजय भाई आप एक बात तो मानेंगे कि वो नवाब मलिक साहब वहां पर कैबिनेट मंत्री हैं और वो एक जिम्मेदार व्यक्ति, इससे आप इनकार कर सकते हैं क्या? अगर आप इससे इनकार नहीं कर सकते, मैं तो किसी चीज से इनकार नहीं कर रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि कोई व्यक्ति कितने रुपए का जूता पहना है ये कैसे पता चल जाता है किसी और को?
ये लीजिए, कैसे नहीं पता लगता? अगर आप एक महंगी ब्रांडेड कोई घड़ी पहनेंगे, दुनिया को मालूम होता है कि कोई घड़ी कितनी की कीमत है, हर एक को मालूम है। अगर आज आप मर्सिडीज में चलने लगे तो क्या आपको लगता है कि लोग ये नहीं जानेंगे कि इस गाड़ी की कीमत 60-65 लाख रुपए? तो ये उनकी लाइफ स्टाइल है। और उसके ऊपर जब नवाब मलिक साहब ने मुद्दा उठाया है तो आप निश्चित जानिए कि जहां सबूत पेश करने हैं वहां निश्चित रूप से सबूत पेश किए जाएंगे। राजीव पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, भाई वानखेड़े साहब 2 लाख के जूते पहनते हैं, 50,000 रुपए से ज्यादा की वो शर्ट पहनते हैं, उसके बाद तमाम अन्य डिटेल्स नवाब मलिक साहब के पास हैं, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि आप जैसे ही महाराष्ट्र की सरकार वानखेड़े जी के बारे में कुछ कहती है, आप लोग बचाव में आ जाते हैं और आप लोग जबरदस्ती एक राजनीतिक पूर्वाग्रह से महाराष्ट्र सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। अजय जी, मैं क्लियर कर दूं, ये बीजेपी का ड्रग एक्सटॉर्शन टीम है जिसको तकलीफ होती है। जैसे हम चलिए जवाब दे रहे हैं राजीव जी, जवाब दे रहे हैं। राजीव पांडे जी देखिए कैसे कूदते हैं, आप देखिएगा। चलिए राजीव पांडे जी, तकलीफ होगी। मोहन जी, आप मुझे मेरे समय में आप बीच में मत बोलिए, मैं जवाब दे रहा हूं, मेरी बात सुनिए। ये देखिए तकलीफ। देखिए ऐसा है अजय जी, जो सबसे बड़ी बात है कि आज जो फाइनली एनसीपी कल तक कह रही थी कि हमारे नेता भगोड़े नहीं है, हमारे, देखिए महाराष्ट्र में जब से जो एनडीए की सरकार आई है उस पर कंप्लीटली स्टैंप है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का। इनका कमिश्नर ऑफ पुलिस सर्विंग डीजी लापता, इनके 3 पुलिस इंस्पेक्टर मर्डर केस में जेल में, और जो होम मिनिस्टर थे अब वो साहब वो भी जेल में चले गए। शिवसेना वाले बड़े मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है भाई, जो सही है लॉ अपना काम करेगी। अब ब्रिजमोहन जी ने कहा कि वानखेड़े जी क्या पहनते हैं मुझे तो पता नहीं है, मैं एडवोकेट हूं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन डिटेक्टिव एजेंसी लगा करके निकालते हैं, उनके परिवार वालों को फॉलो करते हैं या कोई वीडियो बनाते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा कहना है ब्रिजमोहन जी से, एक कैबिनेट मिनिस्टर ये बात कर रहा है तो उसको जाकर के प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एफआईआर करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों नहीं हाईकोर्ट जा रहे हैं? इनको हाईकोर्ट पता नहीं है कि बॉम्बे हाईकोर्ट जो है, ऑनरेबल बॉम्बे हाईकोर्ट, वो फोर्ट में स्थित है, या सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। आर्टिकल 32 और 226, 227 में हाईकोर्ट जाए, 32 में सुप्रीम कोर्ट जाए। क्या है अजय जी, इनको पता चल गया है कि लाइन लगने वाली है एक एक करके जेल की तरफ। मुझे आप बताइए, अगर इतने दिन तक ये पहले क्यों नहीं आ रहे थे? और वानखेड़े के जिस प्रकार से उनके धर्म पर अटैक हो रहा है, उनकी बीवी के, उनकी पत्नी के बारे में और उनकी माता जी के बारे में, एक दलित एक मुसलमान लड़की से शादी किया तो मुसलमान हो गया क्या? यह सैकड़ों मुस्लिम हिंदुओं से शादी करते हैं तो लड़की का धर्म बदल जाता है क्या? आप उनके माताजी का धर्म, वानखेड़े जी के माताजी का धर्म, वानखेड़े जी के पहले, मैं अगर वानखेड़े ने कोई गलत किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अजय जी, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। यहां हमारे बीच पूर्व एनसीबी अधिकारी हैं, और मैं आपको बता दूं, जब भी कोई एफआईआर होता है, जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है, तो एक्यूज्ड हर बार जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑथोरिटीज है उनके खिलाफ आरोप लगाते हैं। चलिए मैं इसका जवाब ले लेता हूं। ब्रजमोहन जी, इससे पहले कि मैं संजय जी के पास चलूं, एक छोटा जवाब दे दीजिए। एक लाइन जी, अच्छा, संजय राउत जी ने कहा ये एनसीपी नवाब मलिक और एनसीबी के बीच है। और एक लास्ट बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारत की जनता को जानना जरूरी है कि नवाब मलिक के दामाद 8 महीने गांजा रखने के जुर्म में जेल में थे। चार्जशीट फाइल हो गई है और उस केस चलेगा। मैं नहीं किसी को कहता कि कोई कन्विक्टेड है या नहीं, लेकिन यह बात कोई नहीं कह सकता। उन्होंने 27 केसेस के नाम गिनाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अजय जी कि उन 27 केसों को देखिए और तब देश को पता चलेगा। एनआईए चलिए ब्रजमोहन जी के पास चल रहे हैं। ब्रजमोहन जी, टेरर का केस है, इसका तो जवाब दीजिए। जब आपके पास वानखेड़े जी के इतने सारे सबूत हैं तो भाई इसके बारे में केस क्यों नहीं हो रहा? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या आवश्यकता है? जी राजमोहन जी। मैं अजय भाई मैं बता रहा हूं, पांडे जी ने कहा कि वो हाईकोर्ट पे प्रैक्टिस करते, तो उनको ये भी मालूम होगा कि हाईकोर्ट ने जब नवाब मलिक साहब के दामाद को छोड़ा तो उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो उसमें किसी भी प्रकार का कोई नशीली पदार्थ नहीं पाया गया था। बेल ही नहीं लिखा है। मैंने कहा बेल में जब उनको बेल जो दी है, जब बेल दी है, बेल के अंदर ये लिखा, मैंने एक्विटल वर्ड यूज नहीं किया। कोई असर नहीं पड़ता है। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। पांडे जी मैंने बेल में जो ऑब्जर्वेशन होता है उसका ट्रायल से कोई लेना देना नहीं होता, मैं बता रहा हूं। मैंने एक्विटल की बात ही नहीं की। मैंने ये कहा कि उनको जब जमानत दी गई है तो उसको उन्होंने लिखा है कि किसी प्रकार का कोई नशीला पदार्थ नहीं पाया गया। ये कह रहा हूं मैं आपसे, ठीक है? मैं यही कह रहा था, आपको सुनाने क्या होता है, हम लोग जैसे ही हम
अरे जैसे हम ड्रग एक्सटॉर्शन गैंग के ऊपर दलितों पर अत्याचार करने की कोशिश मत करिए। कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं देश में। देखिए इतनी तकलीफ मत लीजिए भाई साहब, हम तो बीजेपी की उस एक्सटॉर्शन गैंग की बात करें जो ड्रग का माफिया चला रहा है। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? अजय जी, अगर बीजेपी के लोग ड्रग माफिया चला रहे हैं तो आपका एंटी नार्कोटिक्स सेल है मुंबई पुलिस का। फिर तकलीफ हुई, मैं यही तो कहता हूँ। छोटा सा हम इनके पास एंटी नार्कोटिक्स सेल है, मुंबई पुलिस के पास एंटी नार्कोटिक्स सेल है, कार्रवाई करें। मैं कहता हूँ कार्रवाई करिए आप बताइए बीजेपी के किस नेता के घर में आपको ड्रग्स मिला है? आप कार्रवाई करिए, अरे भाई आपकी सरकार है। मैं कह रहा हूं सरकार है इसीलिए इसका जवाब संजय जी से ले लेता हूं। मुंबई पुलिस के पास सरकार है इसीलिए इसका जवाब संजय जी से ले लेता हूं। संजय जी ये बताइए, अभी राजीव पांडे जी कह रहे थे कि आप लोग को बड़ा मजा आ रहा है, जो भी एनसीपी कर रही है करने दीजिए, आप हाथ झाड़ कर किनारे कि भाई आप लोग आपस में फरिया लीजिए। लेकिन ये बताइए संजय जी, सरकार तो राज्य में आपकी ही अगुवाई में चल रही है, शिवसेना की अगुवाई में। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता हर तरह के कुकृत्य में शामिल हैं तो केस क्यों नहीं दर्ज हो रहा? सिर्फ प्रेस में बातचीत क्यों हो रही? देखिए अजय कुमार जी, आरोप प्रत्यारोप लगाने से या किसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अगर किसी को भी जेल के अंदर बंद कर दिया जाए तो उसके आधार पर कोई हमारे देश के अंदर दोषी साबित नहीं होता। ट्रायल के अंदर जब तक कि सबूत पुख्ता ना हो तब तक ये डिफाइन नहीं किया जा सकता कि ये अपराधी हैं। मगर बीजेपी के नेता महाराष्ट्र सरकार के किसी भी अफसर पर कोई आरोप भी लग जाए तो इस तरह से कहते हैं, इनकी अपनी अदालत लग जाती है और ये इस तरह से इसको रिएक्ट करते हैं कि जैसे ये तो अपराधी साबित हो गया और इसको तो अब जेल में ही होना चाहिए। जांच के बाद, ट्रायल के बाद ही कोई दोषी साबित होता है। और जिस तरह से आज केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, महाराष्ट्र सरकार को स्थिर करने के लिए, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ये सरकार जो हमारी बनी हिंदुत्व के नाम पर 2019 में 2014 में, उन मुद्दों को देखिए आप। संजय गुप्ता जी, आपकी सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, को देखिए केंद्र सरकार अस्थिर कर भी ले तो क्या कर लेगी? आज जो आप उपचुनाव में हारे हैं, आज जो आप शिवसेना के सम्माननीय सांसद संजय राउत जी ने एक बात कही है, उन पर सवाल पूछिए। मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़िए, आर्टिकल 370 राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, मैनिफेस्टो को देखिए ना, मैनिफेस्टो में क्या मुद्दे थे। आज आप अपने साथियों को जेल में भेजने की बात करते हैं। मैनिफेस्टो को ठीक से पढ़िए। 30 साल से तो मोदी जी हर वो काम करेंगे जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। 30 साल से जो लोग आपके साथ थे, जी मैं एक बात बताता हूँ, 30 साल जिन लोगों ने ये चाहा कि आपकी केंद्र में सरकार बने, आज आप उनके नेताओं को जेल में पहुंचाना चाहते हैं। टेररिस्टों के हाथ में जाता है। अर्थव्यवस्था को ठीक कर कीजिए। संजय जी 30 साल से साथ में थे। संजय जी बड़ा सीधा सा सवाल है, प्लीज संजय जी सवाल सुनिए और संजय जी जवाब दे रहे हैं। संजय जी की आवाज। संजय जी ये बताइए, 30 साल से साथ थे, इसका मतलब कि कोई कुछ भी गलती करता रहे, आंख मूंद कर आदमी बैठा रहे, किसी को जेल न भेजा जाए? अगर अजीत पवार जी के ऊपर नोटिस गया इनकम टैक्स का तो गलत है क्या? क्या देशमुख जी को 5 बार समन करने के बाद अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपने पास अरेस्ट करती है और डिटेन करके पूछताछ करने की कोशिश करती है, क्या ये गलत है? अरेस्ट किस आरोप में किया है? उन्होंने ये कहा कि वो हमको कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो जो चाहते हैं वो बयान देने को तैयार नहीं है। देशमुख जी का कहना तो ये है कि उन्होंने 500 सम्मन का रिप्लाई किया है। 500 सम्मन का रिप्लाई करने के बाद अब बहुत बार बुलाया उनको, तो इन्वेस्टिगेशन में वो चाहते क्या थे, उनको गिरफ्तार तो वो उस बेस पे तो नहीं कर सके। ये कहते हैं 100 करोड़ रुपए की गवाही, 2 करोड़ रुपए इनको मिले नहीं आज तक 2 करोड़ रुपए नहीं मिले। कहते हैं नोट गिनने की मशीन के अलावा आप बताइए मुझे क्या मिला है आपको? क्या नोट गिनने की मशीन से ये साबित हो जाता है कि 100 करोड़ रुपए की गवाही की गई थी? ये बार बार उस 100 करोड़ रुपए की गवाही पे उनको अंदर भेजने की बात करते हैं और उस 100 करोड़ रुपए की गवाही में 2 करोड़ रुपए इन्हें नहीं मिले। कोरोना काल में जहां रेस्टोरेंट बंद थे, बार बंद थी, मार्केटें चल नहीं रही थी, आज भी बिजनेस का क्या हाल है? तो संजय जी ये बताइए ना, परमवीर सिंह कहाँ है? बेसलेस परमवीर सिंह कहाँ है? संजय जी आपकी तो सरकार है, अंदर कर नहीं सके, अंदर किया, जवाब दीजिए ना। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आज तो लोग पूछ रहे हैं आपसे और 5 बार सम्मन भेजने पे नहीं आए। सर ये बताइए ना, कहाँ है परमवीर सिंह, क्यों नहीं सामने आ रहे? बीजेपी के नेता उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। परमवीर सिंह तो जी एनआईए की मीटिंग में, एनआईए की लास्ट मीटिंग थी आज से 5 महीने पहले, 5 महीने पहले एनआईए ने बुलाया था उनको। एनआईए से मीटिंग होने के बाद वो गायब है। क्या बात हुई एनआईए से? महाराष्ट्र में नहीं, आप कह रहे हैं एनआईए बताएगी। आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में नहीं है, नहीं मिल रहे वो। एनआईए ने छुपा दिया उनको।
नहीं तो एनआईए बताया ना, एनआईए भी तो है उसकी जांच के अंदर है, एनआईए से मिले थे लास्ट टाइम। बताइए, एक पुलिस कमिश्नर मुंबई का गायब हो जाए, पूर्व पुलिस कमिश्नर, और किसी को पता ना हो 5 महीने से, ऐसा संभव है हिंदुस्तान में? अजय भाई, भारत सरकार को नहीं मालूम, यही तो अफसोस है। क्या सरकार चला रहे हैं? ये तो क्या 1 अरब 40 करोड़ लोगों की में रक्षा अगर जांच की इन्वेस्टिगेशन की धुरी के अंदर। चलिए, मैं जरा मोनी जी के पास चलो। भल्ला साहब, जिस तरह से वानखेड़े जी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके जूते, कपड़े, तमाम तरह की बातें, उनकी बहन ने तो यहाँ तक कह दिया कि कल को उनकी चड्डी के बारे में भी पूछ लो भाई कि वो कहां से कितने रुपए के उन्होंने खरीदे। ये तर्क का स्तर बन गया है आज, और खास करके तब जबकि हम प्रीमियम एजेंसी एनसीबी के अधिकारियों की बात कर रहे हैं। अजय जी, आपके चैनल का मैं देख रहा था कि शोर कम और खबर ज्यादा जी। आजकल शोर ज्यादा हो गया और इस चीज का शोर हो गया है जी, जिसका कोई केस से लेना देना नहीं है, जिसका नारकोटिक्स के इस एनसीबी केस से कोई लेना देना नहीं था। तो ये बहुत पर्सनल हो गया। अगर किसी पे कोई करप्शन की एलिगेशन है और अगर कोई प्रूफ है उसके अगेंस्ट, तो उसको पेश करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई किसी को यहाँ बचाएगा नहीं, कोई किसी की फेवर नहीं करता। बट अगर किसी को इस तरह से बार बार प्रेशर देके केस में से उसका जो परफॉर्मेंस है, उसके परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा। अगर आदमी इस तरह से अपना को डिफेंड करता रहेगा, ना वो केस अटेंड कर पाएगा, ना कोर्ट अटेंड कर पाएगा, ना अपने ऑफिसर्स को गाइड कर पाएगा, ना नए कुछ कर पाएगा। तो ये सब चीजें मेरे को ऐसा लग रहा है कि पर्सनल अटैक्स ही हैं सारे। और अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है कोई करप्शन एंगल से, तो जरूर करे कोई भी, उसमें तो कोई राय नहीं है। बट अगर कोई प्रूफ हो तो, पर आप सिर्फ अगर किसी पे सिर्फ छींटे डालते रहेंगे, कचरा डालते रहेंगे, उसको काम नहीं करने देंगे, तो वो शायद सही नहीं है। ठीक है, अगर किसी के अगेंस्ट कोई एविडेंस है तो उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल, इट शुड कम क्लीन। बट एट द सेम टाइम आप देखिए किसी भी ऑफिसर को, मैं तो पहले भी, स्टेट हो, सेंटर हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी ऑफिसर हो, अगर उसके ऊपर प्रेशर इस तरह से आएगा तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और अगर परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो जो देश को आज ड्रग्स से मुक्त करना है, जो हमारा पूरा मोटिव है, हम उस मोटिव से ही भटक जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही, और मुझे लगता है ब्रजमोहन जी अब इसका जवाब दीजिए। बहुत सीधे तरीके से बताइए। कम से कम हम पिछले 10 दिनों से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख रहे हैं नवाब मलिक साहब के, हर तरह के आरोप हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय सीधे केस करवाइए ना। आपकी तो पूरी राज्य पुलिस आपके सामने, इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। भ्रष्टाचार का मामला तो सबसे आसान तरीके से राज्य पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। अजय भाई, आपने बहुत अच्छी बात बोली। दोनों पक्षों को कोर्ट पे जाने का हक है। अगर नवाब मलिक साहब गलत आरोप लगा रहे हैं तो सामने वाले लोग क्यों नहीं जा रहे कोर्ट पे? क्योंकि उनको इस बात का डर है कि अगर वो कोर्ट पे जाएंगे तो सारे आरोप नवाब मलिक साहब के सिद्ध हो जाएंगे। सुनिए, तो जवाब वहां पे मिलेगा, वहां मिलेगा। अब सुन लीजिए पांडे जी, पहले मैं बताता हूँ, आप कोर्ट में गए हैं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। झूठ मत बोलिए। उन्होंने SC ST कमीशन को लिखा है। पांडे जी, आपको कुछ नहीं मालूम दलित पर जो आप काम कर रहे हैं, क्यों ये कहते हैं कि आप कोर्ट के बारे में कुछ जानते हैं? एक दलित को उसके काउंसलर की बात कर रहे हैं। इनको बोलने दीजिए। अच्छा पांडे जी, राजीव पांडे जी विनम्र आग्रह है, जरा ब्रजमोहन जी को उनकी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। मैं ये ड्रग माफियाओं के प्रतिनिधियों के साथ बहस नहीं कर पाऊंगा इस ढंग से चिल्ला नहीं, प्लीज बताइए अपनी बात। मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अभी भल्ला साहब कह रहे थे कि कानून के तहत होना चाहिए, सारा काम होना चाहिए, वगैरह वगैरह। हम भी इसके पक्षधर हैं। मैं भल्ला साहब से ही जानना चाहता हूं कि एनसीबी एक देश की प्रीमियम एजेंसी है, जैसा कि अभी भल्ला साहब ने कहा, और मैं भी इसको स्वीकार करता हूं कि हमारी प्रीमियम एजेंसी है। 10 महीने में वानखेड़े साहब कुल मिला के 106 केस पकड़ते हैं, 224 लोगों को गिरफ्तार करते हैं, जबकि उनके पास गोवा और महाराष्ट्र दोनों का चार्ज है। अब आप आ जाइए महाराष्ट्र पुलिस की जो एंटी नार्कोटिक सेल है उसकी उपलब्धियों पे। वो सिर्फ महाराष्ट्र मुंबई का काम देखती है। उन्होंने क्या किया? 3,333 केस पकड़े और 3,575 लोगों को गिरफ्तार किया। यहीं से मुद्दा शुरू हो रहा है कि आखिर इतनी प्रीमियम एजेंसी इतने कम लोगों को गिरफ्तार क्यों कर पा रही है? अब अगर क्वांटिटी पे अपन आ जाए तो वानखेड़े साहब या एनसीबी जिसकी भल्ला साहब बात कर रहे हैं, उसने 13 ग्राम पकड़ा 10 महीने में, और उन्होंने पकड़ा है 100 किलो से ऊपर नशीले पदार्थ। और अगर कीमत पे मैं आ जाऊं तो वानखेड़े साहब ने पकड़ा है 1.5 लाख का माल, और हमारी एजेंसी ने पकड़ा है 150 करोड़ का माल। ये फर्क है। नहीं तो आप कहना क्या चाह रहे हैं कि वानखेड़े साहब अपना काम नहीं कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि एनसीबी चूंकि वहां पे लगातार
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर एक्सटॉर्शन गैंग चला रही है, लगातार वहां पर पैसे की वसूली हो रही है। कोई सबूत है आपके पास? इसका कोई सबूत है आपके पास? अच्छा, देखिए, कहना बहुत अच्छा लगता है। उनका जो प्राइम, नहीं, आप कहेंगे कि हम कह रहे हैं आप केस कर दीजिए। प्लीज सर जरा सुनिए ना, मैं प्लीज सर मेरी एक बात सुन लीजिए ब्रजमोहन जी। देखिए, आप बहुत रीजनेबल आदमी हैं, एक बात बताइए, कोई आदमी किसी को गाली दे दे और कह के जवाब नहीं दे रहे हो तो इसका मतलब केस कर दो जाके, ये कोई मतलब है क्या भाई? आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, सत्यापित कीजिए ना। आपकी बात में मान गया अजय भाई, आप मुझे एक बात बताइए, जो उनका प्राइम उनका विटनेस था, उसने कहा कि 25 करोड़ का लेन देन की बात हुई, 18 करोड़ में माल सेटल हुआ, 8 करोड़ समीर वानखेड़े को मिलेगा और 10 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिलेगा। उनके आदमी ने बोला ना, वो आदमी ना तो शिवसेना का था ना एनसीपी का था। इससे पहले कि मैं बल्ला साहब से इसका जवाब लूं, राजीव जी आपके ऊपर आ रहा हूं। राजीव जी जवाब दिए सर। खुद का आदमी बोल रहा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सच्चाई है ये। अब रुक जाइए श्रीवास्तव जी, रुक जाइए। देखिए अजय जी, अभी मनीष भल्ला साहब तो इंडिपेंडेंट एज ए पैनलिस्ट बैठे हैं। मेरा कहना है कि अगर वानखेड़े जी ने कुछ गलत किया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इन्वेस्टिगेशन हो। और आपने देखा कि जो एनसीबी के जो हेड ऑफिस के लोग आकर के एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उन्होंने की है, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, ये यही इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे। तो आपके खिलाफ है, सबूत अगर है कि वानखेड़े एक्सटॉर्शन गैंग चला रहा है, तो आप उनके खिलाफ एक लिखित कार्रवाई करिए। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, सुनिए मेरी बात। जब आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, दिस इज वेरी अनफेयर। मैं चुप था सर, मेरी बात सुनिए। ब्रिजमोहन जी चुप रहिए। फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने कार्रवाई नहीं की। अब मैं कह रहा हूं कार्रवाई की। आपने उनको जातिगत रूप से अटैक किया। वो SC/ST कमीशन हो तो लीगली बाइंड आदमी है, वो चले गए SC/ST कमीशन। मेरा कहना है, एक कैबिनेट मिनिस्टर जिसके पास इतना रसूख है, आपके पास एक एंटी नार्कोटिक सेल है, बार बार इस चैनल पे झूठ बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के काम करने किसको आपने अरेस्ट किया है? ब्रजमोहन जी और संजय गुप्ता जी से मेरा एक ही सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के किस कार्यकर्ता को आपके एंटी नार्कोटिक सेल मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है? लेकिन गोसावी जेल के अंदर है। अभी देखिए आपके होम मिनिस्टर चले गए, अच्छा एक बात बताइए, चलिए ब्रजमोहन जी आपके लिए और संजय जी के लिए ओपन चैलेंज है राजीव जी का, इस ओपन चैलेंज को स्वीकार कर लीजिए। चलिए एक तय सीमा बताइए कि अगले 10 दिन के अंदर में आप बीजेपी के कितने लोगों को गिरफ्तारी कर रहे हैं? भाई गोस्वामी और भानुशाली भागता घूम रहा है। चलिए ब्रजमोहन जी और संजय जी कमिट कीजिए इंडिया टीवी पर, चैलेंज की जरूरत एक हफ्ते के भीतर बीजेपी के कितने महाराष्ट्र के नेताओं को आप गिरफ्तार करके दिखा रहे हैं? कमिट कीजिए सर। भाई साहब, आपके चैनल पर ना तो हम सरकार है और ना हम इस बात की गारंटी दे सकते, लेकिन हम आपसे यह कह सकते हैं कि इनका एक कार्यकर्ता जेल के अंदर है और दूसरे भानुशाली जी गायब है, पता ही नहीं लग रहा बीजेपी वालों ने उनको छुपा रखा है। तीसरा इनका कार्यकर्ता है परमवीर सिंह जी, जो कि बीजेपी के बड़े नेता के समधी हैं, उनको भी छुपा रखा है। अरे भाई उन्हीं को ले आओ, उनको भी लाने को तैयार नहीं हो। झूठ मत बोलिए सर। संजय गुप्ता जी, शिवसेना की अगुवाई की सरकार है, एक ऐसी सरकार, सिर्फ संजय जी की बात, संजय जी, एक ऐसी सरकार जो कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, और शिवसेना हमेशा डंके की चोट पर कहते रही है हम भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, ड्रग्स से मुक्त करेंगे महाराष्ट्र को। लोग ड्रग्स का पूरा धंधा करते हैं और छिप जाते हैं आपके राज्य में, फिर कानून कहां है? बीजेपी के नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, पकड़िए, गिरफ्तार कीजिए सबको। आप मुझे एक बात बताइए। जी सर। अब आप मेरी एक बात सुनिए। अब आप मतलब पुड़िया जिनके पास मिलती है उनके ऊपर तो इतना शोर मचाते हैं, और जिनका 3000 किलो ड्रग पकड़ा जाता है उसके विषय में बोलते नहीं। अगर इस देश के इंडस्ट्रिस्ट इस देश में ड्रग लाने का काम करते हैं, महाराष्ट्र में तो ड्रग पैदा होती नहीं है। ड्रग तो आती है अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से आती है और दूसरी स्टेटों से आती है। उसको रोकने की बजाय ये सर अभी आप महाराष्ट्र से गुजरात पहुंच गए, जो पकड़ी जाती है उस पर नहीं बोलते। संजय जी आप महाराष्ट्र से गुजरात पहुंच गए, कोई चर्चा नहीं करते। और जिनके पास पुड़िया, जिनको आप पुड़िया बेचते हो, पुड़िया बिकवाते हो, आप पुड़िया बिकवाते हो और फिर कहते हो। चलिए ये पॉलिटिक्स ऑफ डिफ्लेक्शन बहुत जबरदस्त है आजकल राजनीतिक दलों में। बल्ला साहब जी, कुमार जी, इनके एक मंत्री साहब कहते हैं जी के ड्रग जो पीते हैं उनको, उस ड्रग पी करके जो नशा करते हैं उनको जेल नहीं भेजा जाएगा।
मतलब एक तरफ तो आप मार्केट को बड़ा अच्छा कर रहे हो, उनको सेफ पैसे सर आपसे सीधा सवाल पूछे, आप उसका जवाब नहीं देकर यहाँ वहाँ दाएं बाएं जा रहे हैं, इसलिए मैं भल्ला साहब के पास जा रहा हूँ। भल्ला साहब घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है। हर तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, हर तरह की बातें कही जा रही हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि जैसा कि अभी आपने देखा ब्रजमोहन जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो एजेंसी है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, एनसीबी बिल्कुल काम नहीं कर पा रही है, मतलब 1001 का मुकाबला है, ऐसा लगता है आपको भल्ला साहब? आप रिकॉर्ड देखेंगे तो पता चलेगा कि मुंबई मैं आपको काम किया है। देखिए ऐसा है कि बीजेपी के लोग, मैं अपनी बात कर लूं। जी भल्ला साहब बोल रहे हैं। देखो जी, जो भी एजेंसीज ड्रग्स के अगेंस्ट काम कर रही हैं, चाहे वो स्टेट पुलिस हो, किसी भी स्टेट की हो, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज हो, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई एजेंसी हो जो सेंट्रल से या स्टेट से कंट्रोल होती हो, उनकी सराहना हमको करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। उसमें ऐसा कहीं नहीं है कि भला इसकी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे, ये मुकाबला नहीं है। मुकाबला है कि हम सब अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आप एक चीज को समझिए अजय जी, एक चीज को आप समझिए, हमारी कंट्री में अजय जी प्लीज बोलिए। हमारी कंट्री में आज की तारीख में जितना ड्रग्स आ रहा है बाहर से और जितना कंज्यूम हो रहा है, ये एक बहुत चिंता का विषय है, और हम सबको इसके अगेंस्ट कोई भी एजेंसी काम कर रही है, वी शुड अप्रिशिएट देयर वर्क, चाहे वो स्टेट की पुलिस हो या वो सेंटर की एजेंसी हो। इसमें एक दूसरे का मुकाबला नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है जी। चलिए, अब मेरे पास वक्त जरा कम है, इसलिए ब्रजमोहन जी फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आपने आरोप बहुत सारे लगा दिए, लेकिन अभी तक कोई सबूत नहीं है। क्या कल ऐसा दिन हो सकता है जब एनसीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, कहा जाए लिखिए सबूत नंबर 1, सबूत नंबर 2, सबूत नंबर 3, और ये लीजिए हम FIR करने जा रहे हैं? ये भी दिन दिखाइए ना सर। आएगा सर, आएगा अजय भाई, ये भी होगा, आपकी वाणी सत्य साबित होगी। और उस समय ये जितने भारतीय जनता पार्टी के ड्रग एक्सटॉर्शन गैंग के टीम है ना, इनकी आवाज नहीं निकलेगी। अभी बहुत पक्ष ले रहे हैं उनका, बहुत। आप देखिए कि समीर वानखेड़े जब दिल्ली पहुंचते हैं तो बीजेपी के सारे नेता प्ले कार्ड लेके रंगीन फोटो लगा के उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। क्या कहने। अरे भाई, हम तो एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आपको साथ देना चाहिए। आप चीखने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। राजीव जी अभी जो मुनीश जी ने कहा, अभी कुछ दिन पहले कुर्ला में कोई शेख करके महिला 25 करोड़ रुपए के ड्रग्स के साथ पकड़ी गई। मुंबई पुलिस के एंटी नार्कोटिक सेल ने उसको अरेस्ट किया। मैं मुंबई पुलिस और मुंबई पुलिस के एंटी नार्कोटिक सेल को सैल्यूट करता हूं, लेकिन ये एनसीबी को सैल्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके कई नेता जो हैं उनकी पूरी, अगर इनका 10 साल का निकालने कच्चा चिट्ठा इनकम टैक्स एक्ट का, तो कई भंडार बेचने वाले कहां जाएंगे इनको पता नहीं है। अरे पता नहीं, आपको भी पता है कैसे कैसे लोग मुंबई में करोड़ोंपति अरबपति हो गए, 10-10 करोड़ का फ्लैट खरीदा जाता है। आपको पता है, मुझे भी पता है। क्योंकि एक बात मैं लास्ट बोल रहा हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अरेस्ट करिए एंटी नार्कोटिक सेल के थ्रू कि ये लोग ड्रग बेचते हैं और ड्रग कंज्यूम करते हैं। अभी ये एक ही आदमी जो पॉलिटिकली पकड़ा गया है वो नवाब मलिक का दामाद है। 50 किलो से ऊपर गांजा था, 8 महीने की जेल, और अभी है भानुशाली का है, बता दीजिए। भानुशाली आप बताइए, अरेस्टिंग हुई है क्या? अरे क्या भानुशाली का है? ब्रजमोहन जी, जनता क्या बात कर रहे हैं? समझदार है, उनके खिलाफ जनता देख रही है। नवाब मलिक, मैं क्षमा चाहूंगा, इस बहस को हम यही खत्म कर रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति यह है कि हर कोई एक दूसरे पर आरोप तो जरूर मढ़ रहा है, लेकिन सबूत नहीं है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चली जा रही है। लेकिन इस बीच हमारे देश में ड्रग्स की लड़ाई ना तो ठीक तरीके से लड़ी जा रही है, और अधिकारियों का मनोबल तो लगातार सवाल के घेरे में है ही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।